समय हो गया है, आप भी आ गए हैं तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का रिपोर्टर्स ऑफेयर। पिछले हफ्ते में मौजूद नहीं थी और हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने कमान संभाली थी। ऐश्वर्या सियासी मामलों को कवर करती हैं और पैनी नज़र बनाए रखती हैं। उम्मीद करते हैं वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और इस हफ्ते हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसले पर। जी हाँ, पहलगाम का आतंकी हमला जो कि 22 अप्रैल को हुआ और उसके बाद भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, पर्दे के पीछे जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा और आतंक का ये जो चेहरा है वो किस तरह से पिछले कुछ सालों में बदला है। और उसके लिए हमारे पास जो दो हमारे सहयोगी हैं वो मौजूद हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी। मंजीत पिछले 20 साल से रक्षा मामलों को कवर करते हैं और सारी जो घटनाक्रम है पिछले जो इतिहास के पन्नों में भी हम लोग जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या घटा पिछली बार, क्या भारत ने क्या रास्ता इख्तियार किया था। आप देख रहे हैं कि जितेंद्र अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें आ रही हैं और हम लोग पल पल की अपडेट ज़मीन पर रखे हुए हैं। तो मंजीत, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि जिस तरह से पहलगाम का पूरा जो आतंकी हमला हुआ है, कहा जा रहा है एक लंबे समय बाद हुआ है। जाहिर तौर पे जो खबर चल रही है वो हमें सबको पता है, लेकिन इस बारी का जो आतंकी हमला है आपको कैसे लगता है कि बालाकोट हो कि एयर स्ट्राइक के पहले जो पुलवामा का हमला हुआ या उरी, उससे फ़र्क है? किस तरह से आपको लगता है कि आतंक का चेहरा बदला है? देखिए, कई मायनों में मुझे लगता है कि ये हमला बहुत अप्रत्याशित है, ख़ासतौर से सरकार के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते इस हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीनगर पहुंचना था। श्रीनगर में जो नई ट्रेन पहुंचने वाली है उसके उद्घाटन के लिए सारी तैयारियां थी। उससे ठीक एक हफ्ते पहले उन तैयारियों का जायज़ा लेने गृहमंत्री अमित शाह वहां गए हुए थे और जितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहा था, तो ये एक ऐसा समय, ऐसा माहौल था कि कश्मीर में हालात ख़ासतौर से 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद से बहुत बेहतर हो गए हैं और एक नया कश्मीर हम देख रहे हैं। और इस अचानक जो हमला हुआ, अब उसका विश्लेषण अभी होना बाकी है, उसमें क्या उसके पीछे कारण रहे, इंटेलिजेंस फेलियर की बात है। लेकिन वो हमला पिछले अगर आप देखें तो कई मायनों में मुंबई 26/11 का जो आतंकी हमला भारत पे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है, उसके पैटर्न से पर किया हुआ हमला माना जा रहा है। 2023 में इजराइल पर हमास ने जो वीकेंड में इसी तरह के पर्यटकों पर हमला किया, उसी तरह का हमला माना जा रहा है। तो इससे उसकी ग्रेविटी पता चलती है कि कितना भयावह ये हमला था। और पूरे देश के जो नंबर हैं, 27 लोगों को मौत के घाट उतारा आतंकियों ने, चुन उनको मारा, धर्म के पूछ कर मारा। तो बहुत सारे अगर इसके एंगल हमको जोड़कर देखें तो ये अब बहुत ही भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला इसको कहा जा सकता है। और इसीलिए उसकी आप गंभीरता को समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ के वापस आना पड़ा। ये पहला मौका था जबकि हमला जब चल रहा था, जब राहत का बचाव हो रहा था, उस वक्त अमित शाह को वहाँ लैंड होना पड़ा, गृहमंत्री को जाना पड़ा। और पिछले 22 तारीख से लेकर आज की बात करें, पिछले 3-4 दिनों में हम सब ने रिपोर्टर्स के तौर पर देखा है कि पूरा देश सिर्फ इसी घटना को कवर कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उरी आतंकी हमला जो सिर्फ सेना के ऊपर था, पुलवामा 2019 का सीआरपीएफ के ऊपर था, ये हमला एक तरह से पूरे देश के ऊपर इसको आप मान सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मंजीत कह रहे हैं कि जिस तरह से जो एक रिस्पांस हुआ जैसे ही हमले की खबर आई और जो सियासी हलके में रिस्पांस हुआ, वो अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है। पर मंजीत, अगर देखें तो अमूमन लोगों को भी नहीं मालूम कि किस तरह से जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आती हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है जब इस तरह का हमला हो, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री विदेश में थे। जितेंद्र, आप बताना चाहेंगे अभी कि किस तरह से? जितेंद्र अभी फ़ोन पे, तो
मैं तो ये जानना चाहेंगे कि क्या इंस्टेंट रिस्पांस किस तरह का होता है, क्या सेना प्रमुखों को इन्फॉर्म किया जाता है या उनकी मीटिंग, हाई लेवल जो मीटिंग बुलाई जाती है, किस किस की क्या भूमिका होती है आईबी से लेके रॉ की? हालांकि ये क्योंकि इस बार का हमला एक तरह से सिविलियन एरिया में था जहां पर आर्मी तैनात नहीं है, पुलिस और पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। जितेंद्र उसकी मिनट टू मिनट जानकारी हमें देंगे भी कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले गृह मंत्री तक सूचना पहुंची। और अगर अब एजेंसियों के लिहाज से देखें तो जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि अगर ये सैन्य एरिया होता, अगर सेना की तैनाती होती तो फिर सेना की जिम्मेदारी थी वहाँ पर सबसे पहले जो क्योंकि 15 कोर श्रीनगर जो सेना का 15 कोर का इलाका है, उनके कोर कमांडर को जानकारी दी जाती, वो फिर अपने आर्मी कमांडर को जानकारी देते और उसके बाद दिल्ली सरकार तक जानकारी पहुँचती। ये एक चेन ऑफ कमांड जो सेना का होता है। लेकिन क्योंकि हमला इस बार पहलगाम हुआ और पहलगाम के टोपोग्राफी को आप देखें तो बिल्कुल श्रीनगर से लगा इलाका है, उसको आप श्रीनगर का हिस्सा मान सकते हैं। और उसके बाद जो अब जानकारियाँ पिछले 2-3 दिनों में आई हैं, ये हमला 12-1 बजे के आसपास हुआ और करीब 2 घंटे का ये पूरा घटनाक्रम रहा। 2 बजे के आसपास जब ये सारी जानकारी, हालांकि एजेंसियों के पास जानकारी पहले से रही होगी, उसके बाद दिल्ली तक जब जानकारी पहुंची तो सक्रियता बढ़ी। यहाँ पर क्योंकि उस दिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी दिल्ली में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर में थे हैं। प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर क्योंकि एनएसएजी डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ थे और विदेश मंत्री भी उनके साथ थे, तो सामान्य तौर पर किसी भी बड़ी आतंकी घटना के बारे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो प्रधानमंत्री को जानकारी देते हैं। लेकिन क्योंकि वो खुद उनके साथ थे तो यहाँ से मुझे जो लगता है गृह मंत्री अमित शाह ने ही प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ और सरकार को तुरंत उसकी गंभीरता सामने आई, क्योंकि मीडिया के पास तब ये जानकारी थी कि एक आतंकी हमला हो गया है, कुछ लोग घायल हैं, एक की मौत हुई है। शुरुआती तौर पर जानकारी दी भी नहीं जा रही थी। लेकिन आप गंभीरता समझिए कि प्रधानमंत्री को और गृहमंत्री को उसकी गंभीरता मालूम थी कि ये बहुत बड़ा हमला हो गया है और इसको संभालने की ज़रूरत है। इसीलिए तुरंत प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई। शुरुआती बैठक जो हुई उसमें जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, आईबी चीफ तपन डेका साहब हों, होम सेक्रेटरी हों, सब लोगों के साथ बैठक हुई। एलजी क्योंकि दिल्ली में थे उनको भी बुलाया गया और उसके बाद फिर तुरंत सभी लोग देर शाम होते होते श्रीनगर रवाना हुए। और बाकी क्योंकि ये गृह मंत्रालय ने ही शुरुआती तौर पर सारा मामला था, तो मुझे लगता है कि जितेंद्र और हमें अंदर की जानकारी दे पाएंगे। नहीं जितेंद्र, ये हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि आप लगातार अपडेट्स भी ले रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह, मतलब उनके मौजूदगी में जिस तरह से जब वो गृह मंत्री हैं तो इस तरह का, क्योंकि पुलवामा वाला भी जो हमला था तो उसमें डिफेंस फोर्सेस प्रेजेंट हो गई थी, पर ये एक सिविलियन अटैक है और जिस तरह से सिविलियंस पर है तो गृह मंत्री की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? और आपने क्या देखा जब गृह मंत्रालय में बैठकें चल रही थीं, किस तरह की मीटिंग्स हो रही थी, उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन कौन है, ऑफिसर्स कौन है, किस तरह से उन्होंने? देखिए, इतने सालों में हमने बहुत सालों से देख रहे हैं, मंजीत जी भी अलग अलग, जो गृह मंत्री अमित शाह का जो हाव भाव था जब ये पूरी घटना हुई, उन्होंने जब सुना तो एक अलग तरीके से दिख रहे थे। एक उनका चेहरा अगर हम पढ़ने की कोशिश उस दौरान करें तो एकदम डिफरेंट टाइप का उनका चेहरा था। और अचानक उन्होंने, जैसे ये घटना हुई उसके तुरंत बाद होम सेक्रेटरी गृह मंत्रालय में मौजूद थे, वो सबसे पहले वहाँ भागे उनके घर पर। वहाँ पर उससे थोड़ी देर बाद आईबी चीफ पहुँचे। आईबी चीफ के पहुँचने के बाद जो दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं वो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने किया और उसमें तमाम चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली। और उसके तुरंत ही बाद जब ये पूरा हुआ, 1-1.5 घंटे की बैठक ये हुई, उसके तुरंत बाद ये पता चला कि बीएसएफ के स्पेशल प्लेन से गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए और उस प्लेन में उनके साथी अकम्पनीड थे आईबी चीफ जो तपन डेका है, इसके साथ ही जो होम सेक्रेटरी हैं वो उसी प्लेन में थे। वहाँ जाकर के उन्होंने राजभवन में सारे अधिकारियों की, उसमें आर्मी चीफ, सभी
जो फोर्सेस इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस में लगी हुई हैं, सबके उनसे अधिकारियों से मीटिंग की। 1 बजे रात तक जगते रहे। ये जानकारी पता चली कि 1 बजे रात तक अलग अलग लोगों से, पहले उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग ली, फिर इंडिविजुअल उन्होंने मीटिंग ली, और एक तरीके का संदेश उनकी तरफ से था कि भाई इस बार पहले ही ये तय हो गया था, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा। और आपने देखा कि तुरंत ही जब नेक्स्ट डे अगली सुबह हुई तो सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, और उसके साथ साथ जो है वो उस लोकेशन पर भी गए, पहलगाम में जहाँ पर पूरी इंसिडेंट को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, गए वहाँ पर। उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि जो भी आतंकवाद, जिन्होंने, जो चाहे ओवरग्राउंड वर्कर हों या आतंकी हों, उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके का उसी समय निर्देश दे दिया। तो जो बात ऐश्वर्या जितेंद्र कर रहे थे कि मैसेजिंग के भी बहुत मायने होते हैं, और उस वक्त जब घटना घटी तो एलजी साहब भी दिल्ली में थे। हम लोग ने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उस वक्त एलजी जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी, वो भी नहीं मौजूद थे, मतलब श्रीनगर में नहीं थे, तो वो भी पहुंचे। तो सियासी हलके में क्या चर्चा चल रही थी? शौक है मौसमी, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को शौक लगा है। और एक चीज़ जो कई बार कहा जाता है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई नेता सिर्फ 24/7 पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर आप नहीं पॉलिटिक्स करेंगे तो ये होगा। ये एक स्पष्ट चीज़ क्लियर हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि आपको मेक श्योर करना है कि ऐसी घटनाएं ना घटे, देखिए बहुत लंबे टाइम तक, जब तक प्रेसिडेंट्स रूल था, ये घटना नहीं हुई थी। वही कश्मीर है, वही लोग हैं, वही टेरेन है, वही सब कुछ है, तो अब क्यों? ये बड़ा सवाल उठाया गया है। और इसीलिए ये क्वेश्चन वहाँ की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला से, ये क्वेश्चन बनता है कि जब सब कुछ सेम है तो अब चेंज क्या हुआ? एलजी दिल्ली में थे और ये बात सियासी सर्कल्स के अंदर इट हैज़ नॉट गॉन डाउन वेल, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बहुत सेंसिटिव इलाके की अगर जिम्मेदारी है तो थोड़ा सा और अलर्ट उनको, उनके ऑफिस को रहना चाहिए था। इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्सेप्टेंस है। सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर भी इस बात का एक्सेप्टेंस है कि मिस्टेक हुई है, और इसीलिए आप देखोगे बहुत मेजर्ड और मेच्योर रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से लिया गया है। वो तुरंत पहुंचना, वो जो फ्लाइट है जिसके बारे में जितेंद्र जी बात कर रहे हैं, रात को 1 बजे तक मीटिंग्स करना, सारे टॉप बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन सबको अमित जी के घर से ही फ़ोन कॉल्स गए थे। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बयानबाजियाँ हो जाती हैं, बट इस बार ना विपक्ष की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से आपको कोई एक ऐसा लूज स्टेटमेंट नज़र आएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन जो था वो शॉक का था। उसके बाद चेकिंग कि भाई कौन कहाँ है, जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की गई या नहीं की गई। उसके अंदर लैप्सेस मिले हैं, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कही गई, फटकार लगी है। पीएम हो चाहे वो एचएम हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को डांटा गया है, फटकार लगाई गई है, और एक एक्सेप्टेंस है कि चूक कहीं ना कहीं हुई है, ये बात सरकार मान चुकी है। मतलब मुझे पिछली घटनाएं याद आ रही हैं कि अगर चूक होती थी या पिछली सरकारें थीं तो लगातार विपक्ष में भी बहुत बयानबाजी होती थी कि इस्तीफ़ा मांगा जाता था लोगों पर, और लगातार सियासत होती थी। जो ऐश्वर्या बात कह रही हैं कि एक शौक है पॉलिटिकल पार्टी में, क्या यही चीज़ हमने देखा है कि जो एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, और अमित शाह साहब ने खुद तमाम ऑल सर्वदलीय बैठक में बोला कि चूक हुई है इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। किरण रिजिजू ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि सरकार से चूक हुई। तो जितेंद्र भाई, ये जो जिक्र हो रहा है, जिस तरह से मंजीत जी ने भी बताया कि हमास के पैटर्न पे या मुंबई टेरर अटैक के बाद इस तरह का आतंकियों का हौसला देखा गया कि एक खुले मैदान में वो आते हैं और ग्राउंड पे हमला करते हैं, तो किस तरह का ये जो आउटफिट है लश्कर की रेजिस्टेंस फोर्स, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, कैसे इसका चेहरा बदला है और कितना आधुनिक हैं ये लोग। देखिए, लश्कर तैयबा के ऊपर जब कंटिन्यू प्रेशर इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा था तो उन्होंने अपना स्यूडो नेम चेंज किया, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर के अंदर जो ग्रोन टेररिस्ट हैं उन्होंने वो हमले करते हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन किसी न किसी रूप में जो लश्कर तैयबा का ही ऑर्गेनाइजेशन है TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, और इसने सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो मेन कमांडर्स हैं वो कश्मीर में नहीं है, इनके जो मेन कमांडर्स हैं पाक अधिकृत कश्मीर में हैं। जानकारी हमारी एजेंसीज़ के पास इस तरीके की भी है कि POK में, रावलकोट में
इन लोगों ने अपना बेस बना रखा है और रावलकोट वहाँ से में। रावलकोट में, और वहाँ से ये लोग ऑपरेशन करते हैं इस पूरे इलाके में। जो पीओके से जुड़ा हुआ कश्मीर का जो साउथ कश्मीर है या फिर साउथ पीर पंजाल का जो इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा इस समय ये लोग एक्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरएफ जो है इस वक्त सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। ये हमास की तर्ज पर काम कर रहा है। अच्छा। और ये भी जानकारी मिली है कि बीच में पाक अधिकृत कश्मीर में जो हमास के टेररिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो लश्कर और टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद, इन टेररिस्टों की एक मीटिंग हो रही। इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तैयार कराया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, पाक आर्मी ने। पूरा उन लोगों का एक घुल मिल करके इस तरीके से रहते हैं, आतंकी हो या फिर उनकी आर्मी हो या फिर आईएसआई हो, पूरी तरीके से घुले मिले हैं। वो पूरे वीडियोस आए हैं और उसके बारे में ये भी जानकारी है कि जो इजरायली एम्बेसी के लोग हैं उनके पास जब वीडियो पहुंचा तो बाकायदे इजराइल के एम्बेसी से लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर डाला। तो ये साफ दिखाता है कि जब हमला आतंकवादियों ने किया बैसरान घाटी में, जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ पर कुछ उसी स्टाइल में जैसे हमास अटैक करता है, कुछ उसी स्टाइल में अटैक उनकी तरफ से किया गया। और आपने एक्शन देखा उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के, जितने भी वीडियोस एनालिसिस हुए हैं उससे पता चल रहा कि वेल ट्रेंड आतंकी हैं, पश्तो लैंग्वेज बोल रहे थे। टीआरएफ की अगर बात करें तो टीआरएफ के भी आतंकी कुछ इसी तरीके से ट्रेंड हैं और वो इसी तरीके से अपने हेड माउंट कैमरा लेकर के आते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर के भारतीय सेना को, भारत के लोगों को के वीडियोस बना करके एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। भारत इन सब के पीछे लगा हुआ है, इनके ऊपर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन जो टीआरएफ ने एक नई अपनी तकनीक इस्तेमाल करता है, हिट एंड रन वाला, कि मारो और भाग जाओ। भागो, तो अच्छा। ये वाला सबसे खतरनाक इस समय ट्रेंड चल रहा है और पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखा गया है कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही हैं उसमें मारते हैं, हिट एंड रन, मारे और जंगल में भाग गए, फिर मिलते नहीं हैं। उसके पीछे ये बताया एजेंसीज के पास ये जानकारी है कि अभी टेररिस्ट जो पहले मोबाइल फ़ोन या फिर ऐप का इस्तेमाल या कुछ करते थे, और आपने देखा कि पहले टेररिस्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर या सब आते, अब कहीं कुछ भी नहीं दिखता। तो उन्होंने एक नया सिस्टम अपना लिया है। वो लोग माउथ टू माउथ बात करते हैं। उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो तीसरे टेररिस्ट को नहीं जानते हैं। अच्छा। ये नई तकनीक उन्होंने अपनाई है कि जैसे आपको बताया, उसने दूसरे तक मैसेज पहुंचाया, दूसरे ने क्या किया कि तीसरे तक मैसेज पहुंचाया, लेकिन इसको थर्ड पर्सन को नहीं पता कि किसके पास तक मैसेज। तो ये नया मॉड्यूल उन्होंने अख्तियार किया है और ये मॉड्यूल जो है टीआरएफ का जो फाल्कन स्क्वाड है उसकी तरफ से ये सब किया जा रहा है। फाल्कन स्क्वाड उन्होंने नया बनाया है, हिट स्क्वाड है जो अटैक करता है और जंगलों में छिप जाता है। तो ये उन लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल किया है। एजेंसीज के पास एक बड़ी चुनौती है इस समय और वो लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। लोकल्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स तक चेक किए जा रहे हैं कि क्या इनके पास किसी तरीके का फुटेज है या कुछ है। इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो आतंकियों ने अपना मॉड्यूल, नया तरीका चेंज किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उसी के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो इंट थी, लेकिन वो स्पेसिफिक इंट थी या फिर उसको लेकर के इग्नोर हुआ है। इन तमाम चीज़ों की समीक्षा बैठक होगी और आने वाले दिनों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। नहीं मंजीत, जो बात जितेंद्र कह रहे हैं, तो आप पैटर्न देखते हैं, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें कोई और टेरर आउटफिट, क्योंकि आप लगातार ये कवर भी करते हैं, तो क्या पैटर्न आप देख रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टेरर आउटफिट का जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, और आपको क्या अलग लगा इसमें, और इंटरनेशनली जिस तरह के अटैक्स हुए उनमें से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ लगी? इस पैटर्न की मैं जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो ऐश्वर्या ने कहा उसमें मैसेज में जो दो तीन जानकारी मेरे पास है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि मैसेजिंग, आप सोचिए कि ये सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, मानी जा रही है,
क्योंकि आप देखिए आतंकियों ने जो जिन लोगों को मारा उनके परिवार को ये जाते समय मारते समय कहा कि मोदी को बता देना कि हमने ये किया है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस चुनौती को उसी रूप में लिया। आप देखिए कि घटनाक्रम होने के बाद वो जिस तरह की उनकी सक्रियता दिखी, जब उन्होंने अमित शाह को निर्देश दिया कि आप ग्राउंड पर जाइए, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा बीच में छोड़ के, उनका ऑफिशियल डिनर था उसको ड्रॉप करके वो वापस आए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने तुरंत क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बीच में किस तरह का सेंटिमेंट जाना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में है, हमारे ऊपर हमास जैसा आतंकी हमला हो गया है और सरकार कुछ करती नहीं दिख रही है। उन्होंने आप देखिए सुबह अगर जो पहली तस्वीर रिलीज़ हुई प्रधानमंत्री के बाद, वो दिल्ली का टेक्निकल एरिया जहाँ प्रधानमंत्री का जहाज़ उतरता है, वीडियो भी आया, प्रधानमंत्री उतरते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिश्री के कान में कुछ बोलते हैं कि शायद हम यहाँ एक मीटिंग तुरंत करते हैं। उसके बाद NSG डोभाल पीछे दौड़ते हुए उनके पीछे तेज़ी से आते हुए दिखते हैं और फिर उसके बाद की तस्वीर आती है कि तीनों एक छोटे सी जगह टेक्निकल एरिया में बैठने की जो जगह, वहाँ बैठकर पहली मीटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब से प्रधानमंत्री अपने आवास आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाकी अधिकारी, जयशंकर, रॉ सचिव, उसके अलावा NSA सब दिन भर उनके साथ बैठक करते हैं। एक ये दिल्ली की मैसेजिंग है। एक मैसेजिंग जैसे जितेंद्र ने कहा कि ग्राउंड पर अमित शाह थे, उनकी एक मैसेजिंग का छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको। ऐसा बहुत सुरक्षा कारणों से ऐसा कभी नहीं होता कि गृह मंत्री सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में, चीता जो सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है सेना का, जबकि वो हमेशा बड़े हेलीकॉप्टर VIP हैं, वो टॉप, मोदी जी के पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी अमित शाह की है देश में, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, सिंगल इंजन चीता में बैठकर लो फ्लाइंग करके वो सीरिया में गए, वहां से श्रीनगर से, जबकि उनके लिए गृह मंत्री का प्रोटोकॉल लंबा है वो, नहीं है तो 5 मिनट का है। श्रीनगर से पहलगाम तो 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन उस जिस जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं उसमें लो फ्लाइंग करके सिंगल इंजन, जो उसपे सिर्फ कांच का कॉकपिट है, चीता जो हेलीकॉप्टर है उसमें सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, सेना उसको हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल करती है। उसमें आपने देखा होगा अमित शाह बिल्कुल विजिबल थे उसमें, सब जगह और ऐसे नीचे देख रहे थे। तो वो लो फ्लाइंग करके सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में बैठ कर गए, उन्होंने लो फ्लाइंग करके उस एरिया को देखा। तो ये एक भरोसा लोगों के बीच में कायम करने का था कि भाई देश का गृह मंत्री उस इलाके में जहां अभी ऑपरेशन चल रहा है वहां पे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में बैठकर एरिया का मुआयना कर रहा है। तो ये मैसेजिंग, लोगों को भरोसा देना, और पूरे दिन वहां रहे वो। उसके बाद का घटनाक्रम हमने देखा कि शाम को उनके लौटते ही फिर CCS की बैठक होती है, उसकी भी तस्वीरें जारी की जाती हैं तुरंत बैठक होने के बाद। बैठक 2 घंटे चलती है और उसके बाद जो फिर विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम डिप्लोमेटिक जो प्रतिबंध थे उनकी जानकारी दी गई। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाने की कोशिश थी कि भारत पर ये अब तक का कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें तो 11 साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जो सीधे उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला हमला है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी कड़ी में दिया। और इसमें बस अपनी बात मैं अब खत्म करूंगा। एक और जो मैसेजिंग हुई है, जिस दिन जब ये शाम को रक्षा मंत्री का शेड्यूल प्रोग्राम था अर्जन सिंह मेमोरियल लेक्चर एयरफोर्स के ऑडिटोरियम में सुबोर्तो में, मुझे जानकारी थी, मुझे जाना था, लेकिन मैं लगातार विजय चौक पर लाइव कर रहा था, मुझे जानकारी थी कि आज वहाँ कुछ बोलेंगे। मैंने बीजेपी के एक जो मीडिया में देखते हैं उनसे बातचीत की ऐसे, मैंने कहा आज ऐसे हल्के मूड में उनसे पूछा मैंने मजाक में कि आज राजनाथ जी कड़ी निंदा करेंगे कि कुछ एक्शन होगा? बोला तुम देखना क्या होगा। आप देखिए कि पहली राजनाथ जी का जो भाषण था अर्जन सिंह के बारे में, मैं बोले लिखित उनका भाषण था, लेकिन उन्होंने जो मुझे जानकारी मिली प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उनको लिखित स्टेटमेंट भेजा गया। वो स्टेटमेंट बाद में हमें मीडिया को भी जारी किया उनकी टीम ने। उनकी टीम ने हमें वो 3 पॉइंट जो उन्होंने बोले, तो वो क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना ऑप्शन नहीं था कि वो जनता को सीधे कोई मैसेज दें, या तो वो रात को देश के नाम संदेश देते, या उस दिन कोई रैली भी नहीं थी, रैली अगले दिन थी। लेकिन क्योंकि घटना का दूसरा दिन था और पूरा देश उबल रहा था, सबको लग रहा था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी के पास बोलने का ऑप्शन था कि वो अलग सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते, लेकिन उससे मैसेजिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जाती। तो
राजनाथ जी को कहा गया कि आप ही स्टेटमेंट दें, और वो कोई राजनाथ जी का स्टेटमेंट नहीं था, वो सरकार का स्टेटमेंट था, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और उन्होंने उसमें क्लियर बोला उन्होंने कि भाई हम न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो उनके आका बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आका मतलब आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, और जो आतंकी संगठन है हाफिज सईद और मसूद अजहर। तो ये बिल्कुल क्लियर, और उसमें ये लास्ट में अपनी बात क्या करके खत्म की कि ये बहुत समय नहीं लगेगा, हम जल्दी करेंगे। और ये भी बोला ये पॉइंट टाइम। इसी दौरान जब और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने मधुबनी में अपनी बात दोहराई, और उसमें भी मैसेजिंग पहले हिंदी में बोला और फिर उसी बात को इंग्लिश में दोहराया कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में मैसेज जाए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हम कमजोर नहीं हैं। और उसी जब ये प्रधानमंत्री यहाँ भाषण दे रहे थे, दिल्ली में जयशंकर विदेशी राजनयिक को से मुलाकात कर रहे थे जी। क्या उसका जो मंजीत जिक्र कर रहे थे कि राजनयिकों से मुलाकात करके क्या करना चाह रहे थे, कैसे पिछली बार के टाइम जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद थोड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गई थी, इंडिया को कई राजदूतों को समझाना पड़ा था, कई रिएक्शंस आए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, शायद इस बारी तैयारी ठीक है। आप बताओगे, देखो एक जो डिफरेंस इंडिया के स्टैंड्स में, और मंजीत जी आप भी इसमें वे इन कर सकते हो, कि एक जो हमें नजर आता है एक स्टैंड्स में डिफरेंस जो है ना, पहले होता था पूछना, अब है बताना। ये एक डिफरेंस आ गया है। अब उनको बुला के ब्रीफ किया गया है कि भाई वी आर मूविंग ऑन दिस। और ये बात तो जो मुझे भी सत्ता के गलियारों से समझ में आ रही है, इस बार जो होगा ना मौसमी, वो बड़ा होगा। और एक चीज़ क्लियर है कि ये शतरंज की जो बिसात है ना, इसमें ये पॉन्स को मार के अब नहीं आपको फर्क पड़ेगा, आपको राजा को, बेगम को, आपको इन्हीं को हिट करना पड़ेगा, जो कि क्लियर उन्होंने बोला भी अपने मैसेज में कि अब हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो पपेट्स हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई ये तो हिला तो कोई और रहा है ना, पपेट मास्टर तो कोई और है। तो पपेट्स को आप कितना भी मार लें, आज आप 10 को मारेंगे, कल 50 खड़े हो जाएंगे, आप 50 को मारेंगे 100 खड़े हो जाएंगे। तो ये सरकार इस चीज़ के अंदर बहुत क्लियर है कि आपको वहाँ हिट करना है जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक चीज़ क्लियर है। और पिछली बार देखिए 11 दिनों के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिला था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मीटिंग्स का सिलसिला है आपको अगले कुछ दिनों में ठंडा होता हुआ नजर आएगा, बट 15-20 दिन के अंदर आपको बड़ी खबर, ऐसी खबर जिससे कि ये चीज़ काफ़ी हद तक बंद हो जाए, वो आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है इस बार हमारे सपोर्ट में, क्योंकि हमास के लेवल का ये हो रहा है और वैसी ही चीज़ें की जा रही है। इजराइल इस बार हिंदुस्तान के साथ हर तरीके से, टेक्नोलॉजी वाइज हर तरीके से साथ में खड़ा है। उनका स्टेटमेंट भी है, उन्होंने सरकार को बोला है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमने नोटिस किया है कि मंजीत जी बता रहे थे कि सारे मिनिस्टर्स जब, तो मैं गृह मंत्री के घर के बाहर खड़ा हुआ था, बैरिकेडिंग उनके घर के बाहर थी। गृह मंत्री जी जब निकले वहाँ से आए, कश्मीर से वापस आए, 4:30 पौने 5 के आसपास का समय था। वो जब निकले वहाँ से सीसीएस की बैठक के लिए, तो एक अलग चीज़ मैंने नोटिस की। ऐसे अमूमन नहीं होता है, गृह मंत्री रेड फाइल, लाल फाइल लेकर के गाड़ी में जा रहे थे, बहुत ही गुस्से में थे। ये सारा चीज़ हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से भी पूछा कि लाल फाइल का मतलब क्या होता है। हाँ। वैसे ही लाल फाइल वो तब लेकर के प्रेसिडेंट हाउस जब गए थे, राष्ट्रपति भवन में, तो भी गए। तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया, बातचीत किया, बहुत ज़्यादा जानकारी तो लोग नहीं दे पाए, लेकिन लोगों ने बताया कि जो भी उनको ग्राउंड पर रिपोर्ट मिली है, डॉजियर जो होम मिनिस्ट्री ने तैयार किया है, आतंकवादियों का उनका काला चिट्ठा क्या है, कनेक्शंस पाकिस्तान के क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रेड फाइल में हैं। और वही जो है उसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरीके से लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप्स जो चलाए जा रहे हैं वो किस तरीके से हैं, वो तमाम जानकारी जब सीसीएस में जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान प्रधानमंत्री को सब कुछ उनकी तरफ से बताया गया होगा। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं एनएसए अजीत डोभाल, और क्योंकि वो सब चीज़ें देखते हैं, उनके पास पहले से रही होंगी, लेकिन रेड फाइल एक लोग बहुत ज़्यादा देख रहे थे, विजुअल में भी आया कुछ जगहों पर। हाँ। तो क्या था, तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसमें पुख्ता जानकारी होती है और जब भी कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं या फिर कुछ इस तरीके के, तो उन फाइलों को रेड फाइल के अंदर, उन कागजों को रेड फाइल में रखते हैं और उसको पीएम तक, प्रेसिडेंट तक
उसको ले जाया जाता है। एक अलग तरीके की मैसेजिंग होती है और इससे दर्शाना होता है कि हम लोग कितना कड़ा एक्शन लेने वाले हैं और कितना इस तरीके के जो घटना हुई है उसको लेकर के सीरियस है। हम लोग एक्शन पे आए और टाइमलाइन, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जल्द ही होगा, एक टाइमलाइन तय की गई है। जिक्र हो रहा है एनएसए साहब का, तो एनएसए साहब की भूमिका इस वक्त कितनी अहम है मंजीत? और डोवाल साहब एक लंबे समय से एनएसए रहे हैं, तो किस तरह से वो चीफ ट्रबल शूटर रहे हैं? मतलब उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, बहुत कुछ हम लोग को नहीं मालूम है और आपने करीबी से उनको कवर किया है, जानते भी हैं उनको। तो एनएसए अजीत डोवाल, देखिए बिल्कुल, अब ग्राउंड वर्क जो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है उसको एक्शन में बदलने का जो काम है वो एनएसए डोभाल के पास है। उन्हीं को उनकी जो किस टारगेट पर हमला करना है उसकी जो रिपोर्ट होगी, उसके बाद किस तरह का एक्शन होगा, क्योंकि तीनों सेनाओं के साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो एनएसए अजीत डोभाल का काम है। अब जो बैठकें डीजीएम ऑफिस में होंगी, प्रधानमंत्री अब फाइनल जो ब्लूप्रिंट बन के जाएगा वो एनएसए डोभाल ही ब्रीफ करेंगे जब क्लोज मीटिंग होगी। अब जो बैठकें होंगी उसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, सीसीएस की तरह लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं होंगी। अब क्लोज मीटिंग होंगी जब एक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन कौन किरदार जैसे होते हैं? पिछली बार आप देखें तो जब ये घटनाक्रम 2000 उरी अटैक के बाद, मुझे याद है जब मैंने आज तक ज्वाइन किया था उसके बाद उस घटना को रिपोर्ट करते वक्त मैंने बहुत कुछ डिटेल इस तरह की डाली थी कि कितने लोग मीटिंग में बैठे हैं। उसका एक ग्राफिक्स मेल टुडे में प्रकाशित हो गया था। अच्छा। तो मुझे बहुत डांट पड़ी उनके ऑफिस से। उन्होंने भी कहा कि तुमने इतनी डिटेल कहाँ से तुम्हें बताई, तो मुझे बड़ा मुश्किल हो गया बताना। मैंने फिर कभी कहा कि मुझे आर्मी ने बताया, कभी मैंने कहा कि पैरामिलिट्री वालों ने बताया। तो ये डिटेल हम सारी रूप से चर्चा भी नहीं कर सकते, सोर्स की भी रिवील भी नहीं कर सकते, लेकिन जो मोटी जानकारी मैं दे पाऊंगा कि किस तरह से आगे चीजें मूव होंगी उसमें यही है कि अब जीरो इन करने का जो काम है कि किस टारगेट पे हमला होना है, किस तरह से होना है, ये सारा कोऑर्डिनेशन अब एनएसए अजीत डोभाल की जिम्मेदारी है। इससे पहले के जो दोनों एक्शन हुए हैं और 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे मणिपुर म्यांमार के सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हुई हो, उसके बाद उरी, उसके बाद बालाकोट, डोकलाम, तमाम तरह के जितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं उसमें सब में एनएसए अजीत डोभाल की भूमिका है। अब इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तीनों सेनाएं हैं, उसके अलावा क्योंकि इंटेल लाने का काम RAW का है कि कहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अगर हमने हाफिज़ सईद को निशाना बनाना है, हमने मसूद अजहर को निशाना बनाना है, तो उनके जो उनको जीरो इन करना है, कहाँ पर उनके हाइड आउट्स हैं, उसकी सारी डिटेल। और अगर आप ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो हमने देखा कि फिजिकल, सबसे पहले हमने 2000 सर्जिकल स्ट्राइक में फिजिकल ऑपरेशन करके देख लिया है। वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा जिसमें हमने फिजिकल, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जब हमारे क्या कहते हैं, मतलब डिफेंस के टर्म्स में सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें हमारे स्पेशल फोर्स के जवान फिजिकल मतलब खुद चलकर उस हाइड आउट तक गए, जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर पीओके में गए जहाँ पर उनके आतंकी कैंप थे। अब जैसे आतंकी कैंप की जितेंद्र ने भी कल जानकारी डाली, स्पेसिफिक उनके नाम बताए कि कहाँ कहाँ पीओके में कौन कौन से किस जगह पे 40 टेरर कैंप हैं, तो वो सारी जानकारी अब रॉ के पास मौजूद होती है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में तो क्योंकि हमारे स्पेशल फोर्स के जवान पैदल मतलब हेलीकॉप्टर से बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वहाँ पहुँचे, उनको मार कर वापस आए, वो एक बड़ा ऑपरेशन था। उसमें उसके अलग मतलब नफ़ा नुकसान है। 2019 में सरकार ने सोचा कि अब हम दूसरा ऑप्शन अपनाएं। हमारे जगुआर जहाज और लड़ाकू विमान से हमने एयर स्ट्राइक की। तो आपने एयर स्पेस क्रॉस किया, LOC की आपने जमीन से LOC भी क्रॉस कर ली और ये एयर स्पेस भी क्रॉस करके ऑपरेशन कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है तो इसको लेकर अब सारी तैयारी होगी। उसमें बहुत सारे जो जनरल हम बोल सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जनरल जो इस वक्त ट्रेंड हम दुनिया में देख रहे हैं, इजराइल किस तरह के ऑपरेशन कर रहा है, अमेरिका ने किस तरह के ऑपरेशन किए, चाहे उसने ईरान में उनके आर्मी कमांडर को मारा हो, इजराइल किस तरह की कर रहा है, रशिया किस तरह की कर रहा है। तो अब जो दुनिया में जो सबसे लेटेस्ट ऑप्शन की हम बात करें तो उसमें मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है
आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अब टारगेटेड टारगेटेड भी हो रही है ना, कि कमांडर जो मारे गए उसमें बिल्कुल पिन पॉइंट आप कोऑर्डिनेट डालेंगे। अगर आपने मिसाइल छोड़नी है तो मिसाइल में उस व्यक्ति का, उस इलाके का कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पर वो है, और वो मिसाइल उसी जगह जाकर हिट करेगी। ये संभव है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। अब उसके लिए आपको इंटेलिजेंस जानकारी पब्लिक में है। जैसे हमने जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि इस वक्त इजराइल हमारा साथ देगा। इजराइल ने 2019 में भी साथ दिया। हमने जो इजराइल में जब बालाकोट में जो बम गिराए थे, इजराइल ने दिए थे, हमारे पे वो बम भी नहीं थे उस समय, तो इजराइल ने बम दिए थे हमें। तो ये पब्लिक में इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वो बम हमने इजराइल से लिए थे। तो अब जिस तरह से ट्रंप, हमारे लिए अच्छी बात है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी की वजह से आज की तारीख में चीन जैसा देश, उसने भी इस हमले को कंडेम किया है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है पहले से प्रीएम्प्ट करके कि हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम ये एक्शन लेंगे, आप हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, हम पहले से बता रहे हैं, छुपा नहीं रहे हम लोग। हाँ। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को बता रहे हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहे हैं, जो बड़े प्लेयर हैं अमेरिका, इजराइल, चाइना, कि भाई हम एक्शन लेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि कैसा एक्शन लेंगे। हम कोई उनके 4 प्यादों को नहीं मारेंगे, इस बार हम उनके मालिक को मार के आएंगे। तो आप सोचिए कि तैयारी बड़ी है और एक्शन भी बड़ा होगा, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में पिछले 2-3 साल से हम लगातार देख ही रहे हैं कि रूस किस तरह के हमले कर रहा है, अमेरिका किस तरह के कम रहा है, इजराइल किस तरह के मिसाइल आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे पास भी वो विकल्प हैं। हमारे पास क्या उतने हथियार हैं या उस तरीके की एडवांस इक्विपमेंट है, जैसे कि मंजीत कह रहे हैं कि इजराइल से मदद ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार चीन की भी भूमिका कुछ बदलेगी? क्योंकि अभिनंदन वाले में हमने देखा था कि किस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे दोनों तरफ से प्रेशर था, चीन से भी, कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको वापस किया जाए। तो इस बार जो आप ये भी बता रहे थे हाइड आउट्स के बारे में, वो तो वही चीज़ है कि मंजीत ने जो बताया कि टारगेट्स क्लियर हैं, पता है हमारी एजेंसीज को, चाहे रॉ हो, आईबी हो या फिर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको टारगेट्स क्लियर हैं। टारगेट्स की जहाँ तक बात है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आसपास 2 तरीके के उन्होंने बना रखे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से 30-40 किलोमीटर दूर जो गांव हैं, उन गांव में इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं। अच्छा। बहुत सारे 40-42 ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनके। इसके साथ ही 30-32 लॉन्च पैड्स हैं इनके, एलओसी पर भी हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर के जो लॉन्च पैड्स हैं उनका इस्तेमाल ये जैसे मसरूर बड़ा भाई, एक बहुत ही बड़ा खतरनाक लॉन्च पैड है, मसरूर बड़ा भाई उसका नाम है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार है। जैश और लश्कर के आतंकियों का लॉन्चिंग पैड है। वहाँ आते हैं, हमेशा नहीं बैठे रहते हैं, आते हैं, उनको फिर 10-20 को भेजा गया अंदर, इस तरीके की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एजेंसीज के पास हैं। इसी तरीके से एलओसी के पास दुधनियाल जो है वहाँ, तेजिन हो गया या फिर फगोस हो गया, ये ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहाँ से लश्कर के आतंकवादियों को भेजते हैं। तो टारगेट्स जो हैं वो क्लियर हैं। टारगेट्स में किस तरीके से हिट करना है वो डिसीजन होगा सरकार का बड़े लेवल में। और इससे पहले हमने देखा है कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, वो भी एकदम सटीक टारगेट में हुए हैं। इस बार का जो टारगेट होगा, मंजीत जैसे बता रहे हैं कि हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं, रफाल भी हमारे पास है। हम अगर चाहें तो 200 किलोमीटर दूर से यहीं से बैठ करके सीमा के इस पार से सीधे टारगेट वहाँ पर कर सकते हैं। ड्रोन ऐसे इजराइल से ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन बहुत सारे हैं, उस ड्रोन से टारगेट को सीधे हिट कर सकते हैं। तो वहाँ लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमने सिस्टम फिट कर दिया है और जा करके पिन पॉइंटेड, अगर सैफुल्ला कसूरी जो कि रावलकोट में बैठा हुआ है, अगर भारत के खिलाफ अटैक कर रहा है, भारत के खिलाफ अलग अलग बयान दे रहा है, तो हमारी एजेंसीज अगर चाहें तो उसको सीधे रावलकोट में हिट कर सकती है। अच्छा। अकेले उसको इजराइल इस तरीके से कर चुका है। और दूसरे अमेरिका ने जैसे एबटाबाद में जा करके उसने ऑपरेशन किया, सीधे पिन पॉइंटेड ऑपरेशन किया और उसने वहाँ पर ओसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया। तो ये ऑप्शन है हमारे पास और इन तमाम चीज़ों को लेकर के एजेंसीज काम कर रही हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशन होगा और बड़ा ही सरप्राइज एक्शन होगा इस बार, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं।
जिस तरह से सरकार की भी मतलब कि प्रधानमंत्री का मैसेज आता है, जिस तरह से मैसेजिंग हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी सरकार का ये एडमिट करना कि चूक हुई है, सभी दलों ने एक साथ सहमति जताई कि अब जो एक्शन ले, जो कार्रवाई ले, हम आपके साथ हैं। तो क्या इज इट द लल बिफोर द स्टॉर्म, या एक बार कार्रवाई होगी तब फिर सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे? क्या वाकई में पॉलिटिक्स बदल गई है ऐश्वर्या? देखिए, बदल इस सेंस के अंदर गई है मौसमी। मैं आपको एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता का किस्सा सुनाती हूँ। तो अगले दिन सुबह मैं उनके घर गई, और वन ऑफ द टॉप फॉर्म कांग्रेस लीडर्स हैं वो, बड़े बड़े पद पे भी वो रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि हम क्लियर हैं कि स्टेटमेंट जो आएगा वो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वापस आ रहे थे, यूएस दौरे पे थे वो, और जब वो मीटिंग हुई कांग्रेस की, उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आया, तो कांग्रेस इस चीज़ में बहुत मेजर्ड अपने रिस्पॉन्स में रही है कि चूक हुई है, बट किसी तरीके की कोई गलत बयानबाजी नहीं है। कांग्रेस का यही रवैया हमने अंदर जो मीटिंग हुई उसमें भी देखा। राहुल गांधी ने बहुत मेजर्ड तरीके से अपने सवाल पूछे। इसमें सबसे कोई अग्रेसिव रहा है तो वो टीएमसी है। टीएमसी का ना रहना, उसके पीछे का कारण ये, टीएमसी ने एक शर्त रखी थी कि हम तभी आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में बैठने की ज़रूरत नहीं थी उनकी तरफ से। जब ये क्लियर कर दिया गया था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही बताएंगे सब लोगों को क्या हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने सारे जवाब दिए हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिए, निर्मला सीतारमन भी थी, सारे बड़े जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो थे, माइनस पीएम मोदी। पर टीएमसी की शर्त थी हम तभी आएंगे जब पीएम मोदी आएंगे। तो ये टीएमसी की तरफ से प्रेशर टैक्टिक है। देखिए, एक्सेप्टेंस, वो जो पहला कॉल गया था होम मिनिस्ट्री के अंदर, और जब वो जो मीटिंग जो जिसके बारे में जितेंद्र जी बता रहे थे, रात को 1 बजे तक मीटिंग चली है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस वहीं आ चुका था। क्या आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, और सरकार ने डिनाई भी नहीं किया है, और पॉलिटिक्स इस पे खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये बीजेपी का मानना है। इसीलिए एचएम ने अंदर ये बात बोली कि आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब हम देंगे। और उन्होंने एक बात और बोली अंदर कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो एक्सेप्टेंस बीजेपी में है, होम मिनिस्टर भी ये बात मान रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात मानी है कि हाँ भाई चूक तो हुई है, और अब आगे क्या आपको करना है, फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होगी, इस पे भी विपक्ष को, जैसे ये ग्लोबल कम्युनिटी को हमने बताया, विपक्षी पार्टियों को भी सटल तरीके से बताया गया है कि आप मानसिक तौर पे तैयार रहिए, क्योंकि पहले ये बोला जाता था कि हमें तो पता ही नहीं था, कांग्रेस की तरफ से खास तौर से ये बयान आते थे। राहुल गांधी का अनंतनाग जाना और उस पर सिर्फ जो पीड़ित हैं या जो इंजर्ड है उनसे मुलाकात करना, मुझे याद है कि पिछले कई सिलसिलों में या घटनाओं में कितना स्ट्रेस और अग्रेशन और आक्रामकता दिखी है, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, तो वो इस बार ही नहीं दिखा। पर अगर टेरर पे वापस आए मंजीत, क्या पॉइंट आउट कर पाएंगे कि ये 3-4 टारगेट्स हैं, मास्टरमाइंड की बात बार बार सरकार कर रही है, राजनाथ सिंह से लेके प्रधानमंत्री मोदी, तो कौन इस पूरे पर्टिकुलर अटैक में कौन टारगेट 1, 2, 3 आपको लगता है बनता है सरकार का, भारत का? क्या हाफिज सईद है, पर्सन है, या जैसे इन्होंने हाइड आउट्स बताए, लॉन्च पैड्स बताए, पर इन पर्सन अगर हम देखें तो इनका जो आतंक का आका है, मौसम निश्चित तौर पर हाल के सालों में अगर 2014 से ही देखें तो चाहे उरी आतंकी हमला हो, पुलवामा हो, और अब ये पहलगाम, जो सुई ज़्यादातर रही है लश्कर और जैश के खिलाफ ही रही है। और क्योंकि हाफिज सईद लंबे समय से छोटे बड़े हर आतंकी हमले के पीछे रहा है, चाहे मुंबई आतंकी हमला हो या फिर और हमले रहे हों, तो भारत के टारगेट में फ़िलहाल सबसे बड़े टारगेट में आतंकी सरगना को देखें तो हाफिज सईद है, मसूद अजहर एक बड़ा टारगेट है। अब लंबे समय से कहने के लिए भारत के लिए ये दाऊद इब्राहिम एक बड़ा टारगेट रहता है, लेकिन फ़िलहाल दाऊद की उतनी रेलेवेंस भारत के लिए नहीं है, क्योंकि अभी जो बड़े आतंकी हमलों के पीछे उसमें हाफिज सईद का बड़ा नाम है और मसूद अजहर का बड़ा नाम है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी ये लोग पाकिस्तान बाकायदे इनकी खातिरदारी करता है। अब जैसे कल की घटना जो अभी मीडिया में चल रही है कि देर रात जैसे ही जिस वक्त ये भाषण दे रहे थे कि हम क्या एक्शन लेंगे, किस तरह का लेंगे, उसी वक्त मुंबई में नौसेना का एक युद्धपोत है INS सूरत, जिसको जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च किया था नेवी में। लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है, बड़ा
बड़ा युद्धपोत है, उससे नौसेना ने एक MRSAM मिसाइल को दागा उसी वक्त, और उसका वीडियो रिलीज किया गया। तो वो सब इस भारत क्या करने जा रहा है उसकी तरफ दिखाता है। और देर शाम को फिर भारतीय नौसेना ने भी एक आक्रमण युद्धाभ्यास सेंट्रल एरिया में और वेस्टर्न एरिया में शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, टारगेट बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि तो सी रूट भी आप बता रहे हैं जो कि सी रूट भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन बिल्कुल है, मतलब आज की तारीख में भारत हम लोग तो सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। क्या होगा, मैंने जैसे कहा कि भाई भारत के पास जमीन से POK में घुसने का ऑप्शन है। जैसे जितेंद्र ने भी कहा, हमारे पास आज की तारीख में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत चुनाव 2019 के चुनाव में बहुत वायरल स्टेटमेंट है कि हमारे पास रफाल होते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ हमला कर सकते थे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप पर। अब रफाल भी भारत के पास है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं जो कि पब्लिक में है, और भारत के पास ज़मीन, आसमान, नौसेना का भी ऑप्शन है। आज की तारीख में हमारे पास ऐसे युद्धपोत हैं जिससे हम, ऐसी सबमरीन हैं, ऐसे युद्धपोत हैं कि हमें बहुत कहीं किसी सरहद में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही सी से एक टारगेट, पिन पॉइंट टारगेट कोऑर्डिनेट के साथ, कहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो लगा के हम उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो वो तकनीक है, और इसके लिए हमें इस बात को जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका बात का श्रेय देना चाहिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने तीनों फोर्सेस की मारक क्षमता को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है जनरल रावत, CDS जो स्वर्गीय CDS हैं, लगातार इस बात को कहते थे कि भाई हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनको इस बात के लिए आश्वस्त करते थे कि आपको तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए जो भी तकनीक चाहिए। आप देखें कि राहुल गांधी के रफाल को लेकर इतने विरोध के बावजूद, जो 2019 का चुनावी मुद्दा बना, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उसी रफाल को फिर खरीदने जा रहे हैं। वो मतलब जो कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था 2019 का, कोई दूसरा राजनेता होता तो शायद कहता कि छोड़ो यार, हम कोई दूसरा जहाज ले लेंगे, लेकिन ये उनका कमिटमेंट है सेनाओं के प्रति, उनकी वो चाहते हैं कि विल पावर है। और अभी इसी 28 तारीख को जब हम बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते में फ्रांस के साथ नौसेना के लिए 26 रफाल खरीदने का सौदा, G2G सौदा होने जा रहा है। तो सेनाओं की ताकत तो आप देखिए, वायुसेना में रफाल हैं, अब नौसेना में आ जाएंगे। हमारे पास MQ-9 जैसा सबसे आधुनिक ड्रोन, जिसका इस्तेमाल अमेरिका बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए करता है, वो हमारे पास अभी लीज पर हैं, और अब हम खरीदने वाले हैं उनको। तो तकनीकी तौर पर कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि एक रक्षा संवाददाता के तौर पर कि पिछले 10 साल में सेनाओं के पास इतनी ताकत तो है कि वो दुनिया के, हमारे एशिया क्षेत्र में कहीं भी कोई दुश्मन बैठा हो, उसको खत्म करने की ताकत तीनों सेनाओं के पास है। कमियां अभी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए, लेकिन इतनी ताकत है कि दुश्मन चाहे POK में बैठा हो या फिर किसी दूसरे मोर्चे पर बैठा हो। तो अभी जैसा कि मंजीत बता रहे थे कि ताकत और ये तमाम चीजें, इसी की वजह से पाकिस्तान इस समय खौफ में भी आ गया है। मैं वही पूछने वाली थी कि क्या वाकई में सच है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? बौखलाया नहीं, उसको डर सता रहा है कि कहीं अचानक, क्योंकि इससे पहले सरप्राइज अटैक भारत ने किए हैं, और उसको इस बार का जो डर सता रहा है, इसी वजह से उसने इंटरनेशनल बॉर्डर में जो पाक रेंजर्स हैं, गुजरांवाला जगह है जहां पर उसका हेडक्वार्टर है, वहां की सारे पाक रेंजर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पहला। दूसरा, जो रावलपिंडी में उनका 10वीं कोर है, उनके सभी ऑफिसर्स को बोला गया कि सब लोग मौजूद रहेंगे LOC पर। आर्मी को बोला गया पाकिस्तान ने, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो जवान हैं, वो बंकर्स में छिपे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने जो टेररिस्ट लॉन्च पैड पर घुसपैठ पीछे, तो ये तमाम एक्टिविटी उनके यहाँ भी किया जा रहा है, क्योंकि भारत का जो नेतृत्व है उन्होंने साफ कर दिया है कि ढूंढ कर मारेंगे, मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो ऐसे शब्दों की चलते उनके आर्मी में, आतंकियों में, सब में खौफ दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 10 से 15, पिछली बार जब उरी के बाद 4 दिन के बाद बहुत जल्दी ही हो गया, 11 दिन में हुआ, तो अब इसी तरीके से जो है देखा जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में कोई बहुत ही अलग तरीके का सरप्राइज एक्शन होगा, जो कि पाकिस्तान भी देखेगा, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी, क्योंकि भारत
को जब कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है, ये हमें पता है। कहते हैं ना कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो भारत का हौसला कुछ उसी तरीके का बुलंद है। पर जितेंद्र, जो बात आप कर रहे थे, मैं मंजीत भी जिक्र कर रहे थे कि जो टारगेट्स है, तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ ज़रूर है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और जिस तरह से तिनका नहीं, यहाँ तो पूरा साक्ष्य और सबूत भी होंगे भारत के पास कि कैसे ना सिर्फ पनागर है बल्कि पूरा भड़का रहा है और बढ़ावा बिल्कुल आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान। उसके भी सबूत होंगे, किस तरह से हाफिज सईद रह रहा है। सिर्फ पहलगाम से जुड़े हुए सबूत भारत के पास नहीं है। हाँ, इससे पहले 26/11 का जब हमला हुआ, कुछ इसी स्टाइल में इसमें भी हमला किया गया। जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। उस समय जब जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, कसाब ने जो चीज़ें एडमिट किया, पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद अभी तो तहूर राणा जो है वो NIA की कस्टडी में है और बहुत सारे राज उगल रहा है। तहूर राणा बता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी आर्मी, किस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए। कैसे हाफिज सईद और इसके साथ साथ मसूद अजहर, उसका रऊफ असगर, इन लोगों को कैसे बुलाया जाता है ट्रेनिंग कैंप में। यहाँ तक कि पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन है कि पाक अधिकृत कश्मीर में एक तेजिन जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का पुराना कैंप है और उस पुराने कैंप में टेररिस्टों को लाया जाता है और हाफिज सईद, मसूद अजहर, रऊफ असगर, ये सब आते हैं वहाँ पर और तकरीर उनको सुनाते हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की जानकारी है। भारत ने समय समय पर डॉजियर बना करके पाकिस्तान को दिया है। भारत की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने लेटर रोग्रेटरी, बाकायदे आधिकारिक कोर्ट के जरिए दिया जाता है लेटर रोग्रेटरी। अच्छा। वो भी पाकिस्तान को दिया, लेकिन किसी भी चीज़ का आज तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है, ना किसी भी तरीके से उसने इसको एक्सेप्ट किया है। भारत को ये पता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान से कराया गया। जो FIR दर्ज हुई है इसमें, उसमें भी लिखा गया है कि अच्छा, जब ये अटैक हुआ था तो इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था सीधे सीमा के उस पार से, यानी कि FIR में लिखा हुआ है कि सीमा के उस पार से निर्देश मिल रहा था। और ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट भारत को मिल रहे हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट्स मुजफ्फराबाद में, कुछ रावलपिंडी में, कुछ कराची में इस तरीके के बातचीत हो रही थी और इन तमाम चीज़ों के फुटप्रिंट भारत के पास हैं। भारत पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगा कि हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें शामिल हैं, ये कह के पीछा छुड़ा लेगा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत का पूरा नेतृत्व जो कमिटमेंट कर दिया है कि इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। तो सरप्राइज अटैक बहुत बड़ा होगा जो कि पाकिस्तान भी नहीं समझ पाएगा इस बार। बिल्कुल। और जो बात जितेंद्र भी कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एक डॉसियर तैयार किया गया, तो जिन देशों को बुलाया गया था, जिनके राजदूतों को बुलाया गया था ऐश्वर्या, इसमें कई ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक देश हैं और जिस तरह से UAE है, चाहे मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, तो इस बारी भारत कूटनीतिक तौर पे भी अपनी ज़मीन को मजबूत कर रहा है। पहले से बताया गया। और वो आपने बात करी तो PM तो सऊदी अरेबिया में ही थे जब ये अटैक हुआ। तो सबसे पहले ब्रीफिंग जो दी गई होगी कि ये हुआ है एंड PM इज गोइंग बैक, PM वापस जा रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले सऊदी अरेबियन डिप्लोमेट्स को बताया गया। सबसे पहले उनको वहाँ जो फ़ोन कॉल गया, तो डिसीजन लेने में मैं आपको बता दूं PMO की तरफ से, मतलब वो क्षण भर की भी देरी नहीं थी। जैसे ही वो कॉल यहाँ से गया है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, अभी की जो फिगर है वो ये है, स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लिया गया कि इसको वाइंड अप करके हमें वापस जाना है। तो वो जो डिनर था जो PM के लिए रखा गया था वो सब कुछ कैंसिल, वो PM की तरफ से सब कुछ कैंसिल किया गया। तेज़ी में ये लोग वापस आए हैं और अब अर्जेंसी जो है वो आपको नज़र आएगी, क्योंकि जितना मतलब हमारा इससे भी थोड़ा छोटा कमरा है वो जिसकी बात मंजीत जी ने की थी कि तुरंत वहीं बैठ के डिसीजन लिया गया कि जैसे ही हम लैंड करेंगे पहले नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय किया जाए। और होम मिनिस्टर को भी कॉल सऊदी अरेबिया से ही गया था
क्योंकि वो जो टाइमिंग है कि पीएम वहाँ से वापस आ रहे हैं और तब तक होम मिनिस्टर अमित शाह बाकी मंत्रियों और बाकी उन सबके साथ प्लेन में चढ़ चुके हैं, तो वो कॉल वहाँ से जा चुका था। तो आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ सारा डिसीजन ले लिया गया था, जैसे ही इन्फॉर्मेशन गई कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। हाँ। और आप देशों को बता रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। एक वो कहते हैं ना मौसमी के वो डर रहता है ना आदमी के पीछे पलट पलट के वो देखता रहता है। जो इजराइल ने किया था जब म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर उनके एथलीट्स को मारा गया, 20 साल लगे मौसमी इजराइल को वो काम करने में, लेकिन उन्होंने वो काम किया, मोसाद ने वो काम करके दिखाया। एक एक टेररिस्ट को चुन के 20 साल तक ऑपरेशन चला था उनका, उन्होंने एक एक टेररिस्ट को मारा है। तो इंडिया भी इस समय उसी लाइन के ऊपर सोच रहा है और इजराइल की तरफ से हमें इस बार पूरा सपोर्ट है, क्योंकि देखिए दुनिया भी ये चीज़ जानती है कि कोई भी देश अछूता नहीं है। इंडिया पहला और आखिरी देश नहीं है जहां ऐसा होगा, यूएस पहला और आखिरी देश नहीं था जहां होगा। तो कूटनीति के तौर पे सबको जल्द से जल्द बुला के ये इन्फॉर्मेशन दे देना कि जब आपको खबर मिलेगी तो शॉक मत होइएगा, हम बता रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। और जो बीजेपी से मैं भाव पाती हूँ बहुत बड़ा होगा और बहुत सडन होगा, मतलब मैं आपको बता दूं भनक नहीं पड़ेगी। पर बड़ा अगर हम ये कहें तो मंजीत ये भी लॉजिकल आपको लगता है कि होगा कि जैसे इजराइल ने किया पैलेस्टीन में उस तरह का एक्शन कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, बॉम्ब करना। कई ऐसे भी नेताओं ने स्टेटमेंट दिया रावलपिंडी को फ्लैट कर दो, लाहौर को फ्लैट कर दो। तो एक जिंगोइज्म या हाइपर नेशनलिज्म अलग बात है और रियलिस्टिकली देखना कि किस चीज़ को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो और क्या एक्शन हो गए। ऐसा फ्लैटनिंग आउट नहीं होगा कि बमबार्डी कर दिया या आक्रमण कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जितने मैच्योर नेता हैं और जो उनकी इस वक्त विश्व में छवि है, जो वो चाहते हैं कि उनको एक बड़े विश्व नेता के तौर पर जाना जाए, उनका तीसरा टेन्योर है और एक आगे की तरफ देख रहे हैं वो विश्व लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं भारत में, तो वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसा बम्बार्डिंग करके पूरे पाकिस्तान को हम नेस्ते नाबूद कर दें। और उनके साथ जिस तरह की उनकी टीम है, चाइना से अजीत डोभाल हैं, बाकी अमित शाह हैं, बाकी लोग हैं, वो ज़रूर है कि देश में इस तरह का गुस्सा है कि आप पाकिस्तान के पूरी आर्मी हेडक्वार्टर को नेस्ते नाबूद कर दें आप। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें कोई होने वाली। लेकिन जैसे आपने देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान ने वर्ल्ड कम्युनिटी को या भारत को ये नीचा दिखाने की कोशिश की कि देखो जी इनके 8-10 जहाज आए थे और बम गिरा के चले गए, एक कौवा भी नहीं मरा, और सबूत के तौर पर हम भी कोई ऐसी चीज़ दिखा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार वो क्यों था ऐसा कि हम नहीं दिखा पाए थे कि नॉर्मली होता है कि हम वीडियो कैमरा लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें सरकार की तरफ नहीं रिलीज हुई। लेकिन हमने तो कहा कि भाई हमने जो पिन पॉइंट टारगेट जहाँ पर 300 आतंकी थे, हमारे पे उसके डिजिटल, हमारे पे उसके कम्युनिकेशन चीज़ें थी, क्योंकि मैंने खुद उस ऑपरेशन को कवर किया। तो जिस बिल्डिंग पर बम गिराए गए वहाँ 300 आतंकी मौजूद थे। तो वो लेकिन उस तरह की शायद पाकिस्तान ने वो विभीषिका नहीं देखी, तो उसने कहा कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार एक्शन जो होगा, जो पिन पॉइंट होगा, वो ऐसा जरूर होगा कि विजिबल भी रहे, वर्ल्ड कम्युनिटी भी देखे कि भारत का जो हमला हुआ है, भारत ने जो बदला लिया है, वो विजिबल भी है। वो ऐसा नहीं कि खाली हम बम गिरा के गए और उसमें कोई मरा या नहीं मरा। जो सीना चौड़ा करके भारत बताएगा भी कि हमने जो सोचकर हमला किया था, हमारे जो टारगेट थे उनको हम नेस्ते नाबूद करने में कामयाबी रहे, तो वो जरूर होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। हालांकि ऐसे हालात नहीं है कि हम इस वक्त पूरा पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में पहुंच जाए। हालांकि भविष्य की तस्वीर को कोई नहीं जानता कि वो कहां तक एस्केलेट कर जाए, लेकिन भारत भी ऐसा नहीं चाहता कि पूरे पाकिस्तान को हम कोई नेस्ते नाबूद करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट वो आतंकी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, और उससे ज़्यादा जो वर्षों से, चाहे हाफिज सईद हों, चाहे मसूद अजहर हों, चाहे ISI के पाले हुए और लोग हैं जो सरगना हैं इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिल्कुल पिन पॉइंट होकर बोल रहे हैं कि सरगना जो इसके सरगना है उसको हम टारगेट करेंगे। तो वो साफ है कि वो एक्शन उनके ऊपर होगा और बड़ा एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा, सरगना पर हो सकता है। क्योंकि अब वक्त भी हो गया है जाने का, तो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे जितेंद्र, आपको क्या आगे दिख रहा है कि आपका क्या टेक है इस पूरी घटना से? भारत की पोजीशन अलग है, ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान की पोजीशन अलग है, बालाकोट हो या उरी के दौर से, तो आपको लग रहा है कि क्या आप देख रहे हैं आगे? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो भारत से बद से बदतर है। पाकिस्तान में आप वहाँ के वीडियोस देखिए, लोगों के पास वहाँ का गैस सिलेंडर
हज़ारों रुपए में मिलता, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में मिलता है, राशन पानी, ये सब बहुत ख़राब स्थिति वहाँ की। वो किसी भी स्थिति में लड़ने की स्थिति में नहीं है। भारत उसको जिस तरीके का जवाब देगा, पिन पॉइंटेड कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं जिसको ऐसी जानकारी है कि जो मसूद अजहर है उसको रावलपिंडी में या बहावलपुर में सेफ़ हाउस में रखा जाता है, हाफिज़ सईद को सेफ़ हाउस में, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ISI के कहने पर। ऐसे ही जो भी टेररिस्ट हैं भारत से जा कर के छुपा हुआ है दाऊद इब्राहिम, उसके एड्रेसेस भी भारत ने दिया है पाकिस्तान को कि कहाँ कहाँ रहता है, कराची में किस गली में दाऊद इब्राहिम रहता है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों के पाकिस्तान मानता नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन, इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन वैसे ही होगा, पिन पॉइंटेड एक्शन। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनको आतंकी ही उनको मार रहे हैं। अननोन गनमैन वाली जो बात होती है कि आ करके उनको मार करके चले जा रहे हैं, क्योंकि आपस में ही वर्चस्व की एक लड़ाई चल रही है आतंकवादियों में ही कि हाफिज़ सईद से कोई बड़ा निकलना चाहता है, कोई उनसे बड़ा निकलना चाहता है, तो जो उनके गुर्गे पाले हुए हैं वही आतंकी आकर के एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स लगातार वहाँ से आती हैं। हो सकता है कि इन आतंकवादियों में आपस में ही झगड़ा जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से चल रहा है ऐसा कुछ हो और उनके ऊपर बड़ा एक्शन हो। तो इन तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये सब देखने को मिलेगा कि कहीं दाऊद इब्राहिम चलते हुए कहीं टपक गए, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, रऊफ़ असगर, ये सब जितने भी मौलाना आतंकवादियों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ये किसी न किसी तरीके से जाएंगे। हाफिज़ सईद के ऊपर तो एक बार बड़ा हमला भी हो रहा था, रोब रहा था, और यहाँ तक कि भारत की लगा था। और क्या, भारत की मीडिया ने दिखाना शुरू किया इसके बारे में। सैफुल्ला कसूरी वीडियो जारी करके बोल रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भारत तो ऐसे माफ़ी देता नहीं। आप टीवी में आकर के बताते हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन रावलकोट में बैठ करके और पीछे आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी के साथ मीटिंग कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें सबको पता है, सब दिखाई पड़ रहा है। एक्शन इनके ऊपर ज़रूर होगा, माफ़ी चाहे जितनी मांगेंगे एक्शन ज़रूर होगा। ऐश्वर्या, आपका टेक अवे? मैं आपको 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी मौसमी। हाँ, नज़र रखिएगा बलूचिस्तान पे, POK पे, और ये जो टारगेटेड जिनकी बात जितेंद्र जी और मंजीत जी ने की है, ये जो नाम है, इन नामों के ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस समय इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बलूचिस्तान की बात करें, POK की बात करें, तो सटल हिंट्स गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी दी जा रही थी। और ये जो आतंकी हमला है, इसने वो जो भारत करना चाह रहा था उसको और तेज़ी दे दी है। क्योंकि एक बात तो बहुत सालों से हम जानते हैं, और ये तो बात बहुत क्लियर है कि अब ये प्यादों को मार के नहीं काम चलेगा। वॉर, फुल फ्लेजेड वॉर, मुझे नहीं लगता कि इस समय भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेजेड वॉर करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। बट बलूचिस्तान, POK, हाफिज़ सईद, ये जो नाम है, ये नाम आगे आने वाले दिनों में आपको ये 3 नाम बहुत सुनाई देंगे। तो चलिए, वक्त है जाने का। और रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम सभी ने आपको बताया कि पिछले 1 हफ्ते में क्या घटनाएं घट रही हैं। कई चीज़ें आपको पता चली होंगी जो आपने कहीं टीवी पर नहीं सुनी होंगी। और यही कोशिश हमारी रहती है कि अगर हम यहाँ पे एक साथ हमारी चहचर लगे तो हम लोग आपको कुछ नया बताएं, कुछ अलग हट के बात करें। और लगातार मंजीत हो, जितेंद्र हो, हम लोग लाइव्स पर थे, ग्राउंड पर थे, खबरें कवर कर रहे हैं, और लगातार हम लोग को फ़ोन भी आ रहे हैं। तो जो अपडेट्स आपको मिलेंगी या इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी वो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ही मिलेंगी। इस बुलेटिन में हम लोग इस शो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। कहते हैं ना कि भारत के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि अपना ज़माना आप बनाते हैं ले दिल, हम वो नहीं जिसको ज़माना बना गया। तो भारत अपना ज़माना खुद बनाएगा, और अगर नाइंसाफ़ी हुई है, बर्बरता हुई है, तो उसका जवाब भी भारत को देना आता है। वही हम लोग इस पूरे आतंकी हमले के बाद बनते हुए, ये माहौल बनते हुए देख रहे हैं, और जल्द ही कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बहरहाल, आप अपने लाइक और कमेंट्स, मैसेजेस हम लोग को ज़रूर डालिएगा जब हम लोग का ये शो देखें, और हम लोग उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। फ़िलहाल वक्त हो गया अलविदा कहने का। सलाम, नमस्ते।